पिछले वीडियो में देखा हमने वर्ण की चर्चा की और वर्ण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण जो है वर्ण को लिपि चिन्ह क्यों कहते हैं, और कुछ हमने प्रश्नों की भी चर्चा की कि सुपर टेट में किस पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए आज अपने इस लेक्चर नंबर 2 में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं, जिस टॉपिक का हमारे नाम है वर्णमाला। वर्णमाला। दोस्तों, अगर हम वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला की चर्चा पिछले लेक्चर में भी आई थी। मैंने आपसे कहा था कि वर्णमाला हमारे पढ़ने लिखने का आधार है। यहां सबसे पहले मैं एक प्रश्न का आपको उत्तर दे दूं। कई बार लोगों के मन में आता है, जो बहुत फंसाने वाले लोग हैं, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वर्णमाला बनाई किसने, वर्णमाला का जनक कौन है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत को संस्कारित किया था, और जब उन्होंने संस्कृत को संस्कारित किया तो उन्होंने ही वर्णमाला बनाई। ऐसा नहीं कि वर्ण पहले नहीं थे, वर्ण थे, बट वे माला के क्रम में नहीं थे ना। अब माला के क्रम का मतलब क्या है, जिससे देखिए ये शब्द भी आप ध्यान दें, वर्णमाला। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो इसमें तत्पुरुष समास निकल कर आता है, वर्णों की माला, संबंध तत्पुरुष, वर्णों की माला। मतलब जैसे माला में फूल एकदम सीरियल वाइज एक के बाद एक क्रम से गुथे होते हैं, वैसे ही जहां एक के बाद एक वर्ण क्रम से लिखे गए हों उसे वर्णमाला कहते हैं। तो ये काम किसने किया, महर्षि पाणिनि ने किया। जब उन्होंने संस्कृत को संस्कारित किया तो वर्ण तो पहले थे, लेकिन ये नहीं था कि कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है। ये चीजें पहले व्यवस्थित नहीं थी। उन्होंने ही इन चीजों को, अंतस्थ कब आएंगे, उसमें कहाँ आएंगे, तो इन चीजों को उन्होंने ही व्यवस्थित किया, इसलिए वर्णमाला का जनक पाणिनि को कहा जाता है। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया, शाब्दिक अर्थ बताया मैंने तत्पुरुष समास के सेंस में। वर्णों की माला मतलब वर्ण जहां माला की तरह एक दूसरे से बिल्कुल गुथे हुए हों और एक क्रम में गुथे हुए हों, उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम व्याकरण की दृष्टि से वर्णमाला की परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो व्याकरण की परिभाषा हमारी क्या कहती है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, इसमें दो शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण आए दोस्तों, दो शब्द इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण आए। एक शब्द आया क्रमबद्ध और दूसरा शब्द आया व्यवस्थित। कहने का मतलब जो वर्ण हैं उन वर्णों के क्रमबद्ध समूह और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रमबद्ध क्या है और व्यवस्थित क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, क्रमबद्ध का मतलब होता है बिल्कुल सीरियल वाइज। अंग्रेजी में समझिएगा, समझ लेंगे। क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरियल वाइज। जैसे पहले क लिखा जाता है, फिर ख लिखा जाता है, फिर ग लिखा जाता है, फिर घ लिखा जाता है, तो इसको इसी तरह से लिखना, ये है क्रमबद्ध। या जैसे पहले अ लिखा जाता है, फिर आ लिखा जाता है, फिर छोटी ई, फिर बड़ी, इसको कहते हैं क्रमबद्ध। ठीक, तो अब व्यवस्थित क्या है? व्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब है कि पहले स्वर लिखे जाएंगे, तब व्यंजन लिखे जाएंगे। व्यंजनों में भी सबसे पहले आपके जो है स्पर्श व्यंजन लिखे जाएंगे, तब अंतस्थ व्यंजन लिखे जाएंगे, तब ऊष्म व्यंजन लिखे जाएंगे। मतलब ये जो एक निश्चित क्रम बना है, तो इसी को कहते हैं व्यवस्थित, सिस्टमेटिक। तो जहां वर्ण क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखे गए हों उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक, दो बातें होनी चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए, तभी बनेगी वर्णमाला। क्रमबद्ध और व्यवस्थित मैंने आपको समझा दिया। तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब मैंने बताया आपको कि जैसे क ख ग घ ये क्रमबद्ध हैं, क ख ग घ अंगा ये क्रमबद्ध हैं। यदि हम क ग ख घ अंगा लिख दें तो वो वर्णमाला नहीं होगी, क्योंकि वो क्रमबद्ध नहीं रहा। और व्यवस्थित का मतलब है कि जैसे पहले स्वर, तब स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजनों में भी पहले स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन,
फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन। तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसको कहते हैं व्यवस्थित और इसे कहते हैं क्रमबद्ध। इन चीजों को ध्यान में रखें। तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वर्णमाला के भाग। अगली हमारी हेडिंग क्या है? वर्णमाला के भाग। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। वर्णमाला के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब यहां एक एक सीरियल वाइज लेते हैं। पहली चर्चा शुरू करते हैं स्वर की। हम पहली चर्चा किसकी शुरू करते हैं? स्वर की चर्चा शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि स्वर क्या है। तो संस्कृत में एक उक्ति कही गई, स्वयं राजते इति स्वरः। स्वयं राजते इति स्वर, अर्थात जो स्वयं से शासित होते हैं, जो किसी दूसरे के निर्देश का पालन करने को बाध्य नहीं होते हैं, वही स्वर है। बात समझे? संस्कृत की। लेकिन छोड़िए, आइए आपको एक छोटी सी फिर कहानी सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मजेदार कहानी, और जिंदगी में ऐसा कॉन्सेप्ट दे दूंगा दोस्त, स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट जीवन में मिस नहीं होगा। जिसको बता देंगे वो भी याद करेगा कि हाँ, किसी ने मुझे समझाया है। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव था और उस गांव में दो घर थे। एक गांव था, उस गांव में दो घर थे, और जो दो घर थे उसमें एक घर था स्वर का और दूसरा जो घर था वो व्यंजन का। लेकिन एक याद रखना कि गांव में केवल दो ही घर थे, एक स्वर एक व्यंजन। अच्छा, जो स्वर के बच्चे थे ये घर पर ही रहते थे, दिन भर मारपीट करते, चौराहेबाजी करते, धमा चौकड़ी मचाते, लेकिन घर पर ही रहते, कहीं नहीं जाते, घर पर ही रहते थे। लेकिन जो व्यंजन के बच्चे हैं वो प्रयागराज में रहते थे और सुपर टेट की तैयारी करते थे। बात समझ गए? दोनों का घर जो था, दोनों का घर बना था छप्पर से। किससे बना था? छप्पर। छप्पर आप अच्छी तरह से जानते हैं, घास फूस से जो बनी झोपड़ी का ऊपरी हिस्सा होता है, उसे छप्पर कहते हैं। दोनों का घर छप्पर बना था। छप्पर पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है, उसे रिपेयर की जरूरत होती है, मरम्मत की जरूरत होती है। तो जब स्वर का छप्पर, अब यहीं से बात को उठाइएगा दोस्त, कहानी की तरह से एकदम जीवन में कभी मिस नहीं होगा। जब स्वर का छप्पर खराब होता है तो चूंकि इसके बच्चे घर पर ही रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसके बच्चे घर पर ही रहते हैं तो ये अपने छप्पर की मरम्मत खुद कर लेते हैं। ये अपने छप्पर की मरम्मत खुद कर लेते हैं, ये किसी के यहां कुछ मांगने कहने नहीं जाते। ठीक, तो ये अपने छप्पर की मरम्मत स्वयं करते हैं। लेकिन व्यंजन के बच्चे तो भैया प्रयागराज में पढ़ते हैं, वो तो घर रहते नहीं। तो जब व्यंजन का छप्पर खराब होता है तो वो स्वर के घर जाता है और स्वर से कहता है, ए भैया अपने बच्चों को भेज दो, जरा हमारा भी छप्पर सही करा दे ना। तो मतलब व्यंजन का जो छप्पर है वो स्वर के सहारे सही होता है। व्यंजन का जो छप्पर है वो स्वर के सहारे सही होता है। बस यही छोटी सी कहानी याद रखिएगा, कभी जीवन में कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही छप्पर का मतलब है उच्चारण। छप्पर का मतलब क्या है, यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं, उच्चारण। अब देखिए, ये अपना छप्पर स्वयं बनाते, अर्थात उच्चारण स्वयं करते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते। स्वयं राजते इति स्वरः ना, तो ये अपना छप्पर स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये उच्चारण स्वतंत्र होते हैं। जो उच्चारण स्वयं से हो जाए, जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता ना ले, उन्हें कहते हैं स्वर। लेकिन जो व्यंजन के साथ स्वर के सहारे, इनका छप्पर कौन बनाता है? इनका छप्पर स्वर के सहारे बनता है। तो जो स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। उम्मीद करता हूं कभी गलत नहीं। स्वर है वे वर्ण जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, स्वयं राजते, स्वयं से शासित होते हैं, किसी का आदेश मानने को बाध्य नहीं है, वो स्वर हैं। लेकिन व्यंजन कौन है? जो स्वर के
से चलते हैं, जो स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं, जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो मैंने दोनों परिभाषा दे दी। अब अगर आप परिभाषा की बात करेंगे स्वर के न, यदि आप स्वर के परिभाषा की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं वे वर्ण जो उच्चारण में किसी दूसरे की वे वर्ण जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, उन्हें स्वर कहते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया, बोला तो मैंने कई बार, बट लिख इसलिए दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। एक फिगर भी आपके सामने होगा और एक अच्छा सा नोट्स आप बना सकते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला पेज लेते हैं और अगले पेज पर हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्वरों की संख्या। क्या टॉपिक हम लेंगे? स्वरों की संख्या। स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यह एक बहुत ही विवादित सा टॉपिक है और मैं आपको बता दूं, क्षमा करें, लेकिन जो लूसेंट जैसी, आदित्य प्रकाशन जैसी किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, थोड़ा सा यहाँ अलर्ट हो जाएं। याद रखिएगा, हिंदी में NCERT, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बाहरी, हर ऑथेंटिक पुस्तक ये चीज मानती है, हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? कुल 11 है। ठीक है, कौन कौन सी ये भी आपको बता दें। अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। गिन लीजिएगा, 11 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यही हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अब देखिए विवाद क्या है, कुछ पुस्तकें लिखती हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 13 है। तो जो लोग हिंदी में स्वरों की संख्या 13 मानते हैं, वो क्या करते हैं, अनुस्वार और विसर्ग इनको भी जोड़ देते हैं और इस तरह से उनको भी जोड़ करके हिंदी में कुल 13 स्वर करते हैं। लेकिन नहीं, अनुस्वार और विसर्ग, प्रश्न आया भी था आप में, इस बार भी प्रश्न आया था। कामता प्रसाद गुरु जी ने अनुस्वार और हरदेव बाबू, उन्होंने जो है आपके किशोरीदास वाजपेयी जी ने, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। देखिए 2 किताबों का नाम बता दे रहा हूँ, कहीं नोट कर लीजिएगा, पूछी जा सकती हैं, अच्छी मतलब व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। किशोरीदास वाजपेयी की किताब का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्द धन अनुशासन एक में जोड़ दीजिएगा, हिंदी शब्दानुशासन बन जाएगा। और कामता प्रसाद गुरु लेखक हैं, इनकी किताब का नाम है हिंदी व्याकरण। ये दोनों किताबें आप याद रखेंगे, नाम के साथ जोड़ लीजिएगा, किशोरीदास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन, कामता प्रसाद गुरु की किताब का नाम है हिंदी व्याकरण। तो किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन में उन्होंने क्या किया कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा, और ये प्रश्न इस बार आया भी था, आपने देखा। तो अयोगवाह कहा, तो इसलिए इस बार का पेपर भी ये सिद्ध करता है कि स्वरों की संख्या 11 ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्त देखते हैं, हमने देख लिया स्वरों की संख्या कितनी है। अब आते हैं मात्राओं पर। मात्रा होती क्या है? आप पढ़ते हैं छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। मात्रा का मतलब क्या है? मात्रा का अर्थ क्या है बताएं? मात्रा का मतलब होता है किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, उसको कहते हैं मात्रा।
किसी वर्ण के उच्चारण में कितना समय लगता है, हम आगे इसकी विधिवत चर्चा करेंगे। तो अभी हमने बताया, याद रखिएगा 11 स्वरों से मिलकर कुल 10 मात्राओं का निर्माण होता है। क्यों 10 मात्राओं का निर्माण होता है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से 11 स्वरों से मिलकर के कुल 10 मात्राओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हिंदी में स्वर और स्वर से रिलेटेड मात्राएं। अब चलिए अगला जो है टॉपिक उठाते हैं, स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। अच्छा, अब यहां आपको एक खास बात बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्वर आधा स व र, ये देखिए हमने लिखा ना स्वर 1 2 3। अगर यही चीज केवल दिमाग में रहे, एक ट्रिक है ये 1 2 3 कि स्वर जो है 3 आ रहा है, तो याद रखिएगा स्वर के 3 भेद होंगे और तीनों के भी 3 भेद होंगे। तो इस तरह से आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, भूलेगा नहीं, आप दिमाग में खुद रखिएगा कि स्वर 1 2 3, तो स्वर के 3 भेद और सबके 3 भेद। तो स्वर के 3 भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं? देखिए, एक किया जाता है स्वर का जो पहला विभाजन किया जाता है वो किया जाता है व्युत्पत्ति, या इसी को उत्पत्ति भी कहते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, ठीक, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर का भेद। दूसरा है मात्रा के आधार पर स्वर का भेद, मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। और तीसरा है जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर का भेद। जिह्वा की उच्चारण, जिह्वा की उच्चारण स्थिति, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार, मतलब व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा के आधार पर और जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। इस तरह से हमने देखा कि स्वर को हम कुल 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब आइए पहले भाग को हम जो है पहले भाग की चर्चा करते हैं, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, नंबर 1 चर्चा करेंगे उत्पत्ति। अब देखिए यहां मैं शॉर्टकट में लिखूंगा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, ठीक, के आधार पर। अब आगे आप समझ रहे हैं, हम स्वर के भेदों की चर्चा कर रहे हैं, तो हम पहला भेद ले रहे हैं उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। और दोस्त याद रखिएगा मैंने बताया 3, लेकिन जो है ये तो तय है कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। लेकिन पहले उत्पत्ति या व्युत्पत्ति है क्या, ये जान जाइए। तो दोस्तों उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का मतलब होता है कैसे बनते हैं। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का मतलब होता है कैसे बनते हैं। कहने का मतलब है जो स्वर हैं वो बनते कैसे हैं। भाई हिंदी में जो 11 स्वर हैं वो 11 स्वर किस तरह से बने हैं, किस तरह से बने हैं, उसी को कहते हैं व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। ठीक, तो आप ये समझ गए कि कैसे बनते हैं, स्वर किस प्रकार से बनते हैं, उसे उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कहते हैं। अब आगे हमने यहां आपको बताया कि स्वर कैसे बनते हैं। स्वर 3 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 1 है मूल स्वर। नंबर 2 है दीर्घ स्वर और नंबर 3 है संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दोस्तों
इस तरह से आपने देखा कि जो स्वर हैं, स्वर 3 प्रकार से बनते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब आइए आपको चर्चा करते हैं, ये बताते हैं मूल स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। 3 तरह से बनते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। उत्पत्ति व्युत्पत्ति का मतलब स्वर बनते कैसे हैं, 3 तरह से बनते हैं, ये भी समझ में आया। लेकिन अब ये तीनों हैं कौन कौन से? तो देखिए, मूल शब्द पर गौर करिएगा। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब जड़ होता है, रूट, जड़। जैसे देखिए, आपने अगर कोई बीज जमीन में बो दिया तो सबसे पहले उस पौधे से उसकी जड़ निकलती है। जब जड़ मिट्टी से खाद, पानी, पोषण लेती है, तब उस बीज से एक नन्हे पौधे का जन्म होता है, जो आगे चलकर एक वृक्ष का रूप धारण करता है। बात समझ में आई? उसी तरह से मूल माने जड़। तो जैसे इस पूरे वृक्ष का आधार ये जड़ है, उसी तरह से वे स्वर जो अन्य स्वरों के लिए जड़ का काम करें, अर्थात अन्य स्वर जिनसे मिलकर बने, या जो अन्य स्वरों के जड़ हों, मूल हों, उन्हीं को कहते हैं मूल स्वर। तो अगर हम कम शब्दों में परिभाषा दें, देखिए मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मूल का मतलब जड़, पौधे का पूरा आधार क्या है? जड़। पूरा बड़ा से बड़ा पौधा खड़ा रहेगा, नीचे से जड़ काट दी जाए, आप पौधे को एक बार काट देंगे, ऊपर से भी तो हो सकता है बगल से नई शाखाएं निकलें, लेकिन अगर पौधे की जड़ काट दें तो द एंड है। तो उसी तरह से वे, जैसे पौधे का आधार है जड़, उसी तरह से वे स्वर जो दूसरे स्वरों का आधार हैं, दूसरे स्वरों के लिए मूल हैं, या दूसरे स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, उन स्वरों को कहते हैं मूल स्वर। तो अब अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम परिभाषा में ये कह सकते हैं, मूल स्वर क्या हैं? वे स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं, वे स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं, उन्हें। अब देखिए, मैं यहाँ लिखने के लिए आपको किया था, अब इसको हटाऊंगा, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो मैं हटा लेता हूँ ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। चलिए, अब इसको मैं 2 हटाऊंगा ताकि हम एक एक की चर्चा अच्छे से कर सकें। तो मैंने कहा मूल स्वर क्या है? वे स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये हैं कौन? 4, अ, ई, उ, री। कितनी है इनकी संख्या? 4। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी आगे स्वर हैं वो सब इन्हीं से मिलकर बनेंगे। ठीक है। दूसरा, अब हम दूसरी चर्चा पर चलते हैं, और जो हम दूसरी चर्चा लेंगे अपनी ख की, वो लेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों बड़े आसानी से बता दूं, एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ दीजिए, जो उसका दीर्घ रूप बन जाएगा वही दीर्घ स्वर है। एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने से जो उसका दीर्घ रूप बनता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है। एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने से जो उसका दीर्घ रूप बनता है, जो उसका दीर्घ रूप बनता है, उसे दीर्घ स्वर, जो उसका दीर्घ रूप बनता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए, जैसे धन अ बराबर आ, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटी री धन छोटी री बराबर बड़ी री। तो इस तरह से एक ही स्वर को 2 बार जोड़कर बने तो ये 4 हमारे हो गए क्या? दीर्घ स्वर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान देंगे, आपको लगेगा कि ये बड़ी री कहाँ से आ गई। तो दोस्तों, बड़ी री का लिखने में प्रयोग अब नहीं होता है, केवल उच्चारण में। जैसे अमृत, 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 दोनों को अंतर करके हम करते हैं। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं तीसरे रूप की ओर, जिसे कहते हैं नंबर 3, जो हमने बनाया था संयुक्त स्वर। देखिए दोस्तों, संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ।
संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो दो स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ या आ, धन, ई या ई, इनको मिलाते हैं तो ए बनता है। इसी तरह से अ आ धन, ए या ऐ को मिलाते हैं तो ऐ बनता है। इसी तरह से अ आ धन उ या बड़ा ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। अ आ या ओ औ को मिलाते हैं तो औ बनता है। इस तरह से ये हमारे हो गए 4 संयुक्त स्वर। 4 संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। ठीक, तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है स्वर का पहला विभाजन उत्पत्ति के आधार पर। तो स्वर बनते कैसे हैं? स्वर 3 तरह से बनते हैं। तीनों मैंने आपको बता दिया कि स्वर 3 तरह से बनते हैं। मूल स्वर, अच्छा अब देखिए यहां भी मूल स्वर इसमें शामिल है ना। इसके पहले अ को जोड़ा, वहां भी मूल स्वर शामिल थे, मेन में थे ही। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मूल स्वर वे स्वर हैं जिनसे सारे अन्य स्वर मिलकर के बनते हैं। यहां देखिए ए ऐ भी मूल स्वर के सहारे बना और अ आ के साथ जुड़ रहा है, ये मूल स्वर है ही। इसी तरह से अ वाला मूल स्वर था ही। तो दोस्तों जो है आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे स्वर के दूसरे मात्रा के आधार पर, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, और फिर व्यंजन की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।